चैप्टर नंबर 11 है, ठीक है। और एक 10th चैप्टर बचा हुआ है, ये वाला 11th है। इसके बाद 14th चैप्टर तक के ही सिलेबस में 15th चैप्टर रिमूव कर दिया गया है। देखो, जो कल के क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। मतलब इससे जो क्वेश्चन आता है यही सारे टॉपिक्स हैं। इसको न्यूमेरिकल पे फोकस रहना। जितने भी मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर है, कौन कौन सा बता दे रहा हूँ, 11, 12, 13, इन तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इधर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ग्राफ, एक्चुअली हम हर एक टॉपिक का ग्राफ याद नहीं रख सकते। हम सारा फॉर्मूला याद रख सकते हैं, और फॉर्मूला से दो ही चीज होता है, एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और बहुत रेयर केस में स्क्वायर का होता है, मतलब y = x²। इसको चाहो तो लिख सकते हो कहीं पे। तीन तरह का ग्राफ एग्जिस्ट करता है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x², और y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। इसका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। दूसरा ग्राफ होता है y = x² का ऐसा कुछ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ऐसा कुछ। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको अगर ध्यान से देखें तो xy = कांस्टेंट होता है इसमें। x into y = कांस्टेंट, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x², y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये ध्यान रखना है। ये तीनों ग्राफ है, और ये जैसे अगर हमें कोई बोलता है कि प्लॉट द ग्राफ वगैरह कुछ भी, आइडेंटिफाई करो कि जो गिवन रिलेशन है उन दोनों रिलेशन में कौन सा फॉर्मूला एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर हमें फॉर्मूला पता होगा तो हम डायरेक्टली ये तीनों में से कोई एक ग्राफ होगा वहां पे और वो बना सकते हैं। तो ग्राफ के लिए बेसिक आइडिया यही है। मैथ वाले को थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाता है, जिनको बायो होता है उनको थोड़ा सा समझ में दिक्कत होता है। तो ध्यान रखना, पिछले साल पूछा है ग्राफ पे ही क्वेश्चन, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का था, जो बहुत इजी ग्राफ था, ये ध्यान रखना। अब देखो लास्ट में जो हम लोग पढ़ रहे थे, इसको चाहो तो नोट कर लो कहीं पे, इन तीनों ग्राफ को। देखो क्वेश्चन देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सभी को समझ में आ रहा है? देखो क्वेश्चन है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट in the visible region, the wavelength of light in the visible region is about 390 nanometer। देखो क्वेश्चन में कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द विजिबल रीजन इज अबाउट 390 मीटर फॉर वायलेट कलर। जो वायलेट कलर है उसके लिए वेवलेंथ दिया गया 390 नैनोमीटर, अबाउट 550 नैनोमीटर फॉर येलो ग्रीन कलर, ठीक है, एंड अबाउट 700 नैनोमीटर फॉर रेड कलर। रेड कलर के लिए 700 नैनोमीटर है, येलो ग्रीन के लिए 550 है, और वायलेट के लिए जो दिया गया है वो है 3
390 नैनोमीटर। ये ध्यान रखें कि यहाँ पे जो विजिबल रीजन है उसमें वॉयलेट के लिए 390 नैनोमीटर दिया गया, 550 दिया गया येलो ग्रीन और 700 रेड। इसमें ध्यान रखना है अबाउट इसलिए लिखा रहता है क्योंकि मतलब थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, ऐसा कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है कि 700 पे ही रेड कलर मिलेगा, इसके आसपास में रेड कलर प्रेजेंट होते हैं, ये ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ फोटोन्स एट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन्स का एनर्जी निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एट फर्स्ट वायलेट कलर एट वायलेट एंड, सेकेंड है येलो ग्रीन, थर्ड है रेड एंड। सेकेंड पार्ट है इसका इसको नोट करो पहले। इसको सॉल्व करना, फर्स्ट पार्ट को ही सॉल्व करो। इसमें एक तो इसमें क्वेश्चन जो आता है हमारे पास, क्वेश्चन में बहुत सारा चीज लिखा होता है, लेकिन जो सॉल्व करना होता है वो वेरी इजीली सॉल्व किया जा सकता है। देखो ये तीनों वेवलेंथ के रिलेटेड दिया गया। व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ फोटोन। फोटोन का एनर्जी कब, जब वायलेट कलर होगा, मतलब वायलेट के खत्म होने के समय, मतलब वायलेट कलर के कारण से, येलो ग्रीन के कारण से और रेड कलर के कारण से एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होगा। तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E is equals to hc by lambda और E is equals to hf। अगर फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो ये यूज करेंगे, अगर वेवलेंथ दिया गया तो ये। ध्यान रखना है क्वेश्चन में जो एनर्जी निकालने को कह रहा है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कह रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कह रहा है तो h का वैल्यू कितना होगा, 4.15 इंटू 10 का पावर -15। ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में h का वैल्यू। अब तक तुम लोग को याद हो गया होगा ये वाला। c का वैल्यू होता है 3 इंटू 10 का पावर 8। और देखो वायलेट के लिए वेवलेंथ कितना है 390 नैनोमीटर को चेंज कर सकते हो -9 से। इसको सॉल्व करोगे तो एनर्जी किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। क्यों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, क्योंकि हमने h का वैल्यू ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया, नहीं तो 6.63 वाला लेंगे तो जूल में आएगा, और जूल को फिर 1.6 इंटू 10 का पावर -19 से डिवाइड देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। तो उससे अच्छा है कि h का ये वाला वैल्यू ले लो, ये लेने पे इजीली सॉल्व भी हो जाएगा और हम आंसर बता सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा 3.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, 3.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। इसी तरीके से येलो ग्रीन और रेड का बताओ। सेकेंड पार्ट का अगर हम देखें यहाँ पे, सेकेंड पार्ट का एनर्जी कितना आएगा येलो ग्रीन के लिए, ई का फॉर्मूला सेम होगा hc बाय लैम्डा 4.15 इंटू 10 का पावर -15 इंटू 3 इंटू 10 का पावर 8 और लैम्डा कितना आएगा येलो ग्रीन के लिए कितना है 550 नैनोमीटर मतलब -9। इसको सॉल्व करने पे वी विल गेट 2.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अब ये डिवाइड वगैरह देना तुम्हारा काम है, मल्टीप्लाई करके अप्रोक्सीमेटली डिवाइड करके आंसर लिख सकते हैं। वहां पे इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, तो वहां पे हम डिवाइड करके लिख सकते हैं। E इज इक्वल टू एच सी वाई लेमडा, थर्ड पार्ट में भी 4.15 इंटू 10 का पावर माइनस 15 इंटू 3 इंटू 10 का पावर 8 लेमडा 700 नैनोमीटर। सॉल्व कर लोगे, आंसर आएगा 1 पॉइंट। अब देखो इसको थोड़ा सा क्वेश्चन में एडिट कर लेना, इसको 760 कर लो, ठीक है, तो यहाँ भी 760 हो जाएगा, और इसको जब डिवाइड वगैरह दे दोगे तो 1.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अब मैं ये इसलिए चेंज करा दिया हूँ कि ताकि डिवाइड देके डायरेक्ट मैं आंसर लिख, तुम लोग चाहो तो 700 पे भी सॉल्व कर सकते हो या 760 पे भी, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा वहां पे उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। और ध्यान भी रखना है कि डेटा वगैरह सही से पुट करें। अब मेरे हिसाब से सबको ये पता चल गया होगा कि h का वैल्यू किस तरीके से क्वेश्चन में पुट करना है। h का वैल्यू जूल में होगा, तो 6.63 इंटू 10 का पावर माइनस 34। अगर हमें ये यूज करना होगा 4.15 इंटू 10 का पावर माइनस 15, इट मीन्स आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो देखो हर एक जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखो। यूनिट को अच्छे से ध्यान रखना, यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर हम यूनिट गलत तरीके से लिखेंगे तो फिर मार्क्स ही नहीं मिलेगा, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है फोटोन का एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमें आंसर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना होगा। इसको नोट कर लो। नोट कर लिए सभी कोई? अब देखो सबसे लास्ट में, मतलब इस चैप्टर के कंप्लीट होने पे फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी वो सारा टॉपिक मैं बता रहा हूँ जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं, और इनफैक्ट एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये। हाँ वो वाला पार्ट भी एक इम्पोर्टेंट है, कुछ ग्राफ्स तुम्हें एज इट इज याद करना होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें लिख लो मैटर वेव्स, इसी चैप्टर का पार्ट है मैटर वेव्स। नेक्स्ट टॉपिक लिख लो मैटर वेव्स, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा योगदान डी ब्रोगली का था, डी ब्रोगली के ही उस पे, डी ब्रोगली साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने मैटर वेव्स को एक्सप्लेन किया था। तो इसमें लिखना है पहला पॉइंट, लाइट बिहेव्स एज light behaves as a particle as well as wave। पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है लाइट, और दूसरा वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि लाइट बिहेव्स एज अ पार्टिकल एज वेल एज वेव। अब ये जो छोटा छोटा पॉइंट बता रहा हूँ ये एग्जाम में कभी पूछता नहीं, ये चैप्टर का फंडामेंटल है, जो तुम्हें समझ में आ गया तो तुम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। मतलब तुम्हें फील होगा कब क्या निकालना है कब क्या नहीं निकालना है। बिल्कुल छोटे छोटे डेरिवेशन है इसमें, इनफैक्ट डेरिवेशन भी नहीं, छोटा छोटा फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखना है, और साथ में क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है ये तुम्हें सीखना है। जिसको जहां पर डाउट होगा वो पूछ लेना, लेकिन जो पॉइंट्स है ये एग्जाम में नहीं पूछता, ये तुम्हारे दिमाग में एकदम बैठा होना चाहिए कि लाइट बिहेव्स एज अ पार्टिकल एज वेल एज वेव। हम पार्टिकल की तरह भी उसको देख सकते हैं और वेव की तरह भी देख सकते हैं। इनफैक्ट जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे
तो वहां पे वेव नेचर देखेंगे, और जहाँ पे रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं, वहां पे पार्टिकल नेचर को देखते हैं। जैसे मान लो लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन्स वहां से बाहर निकलते हैं, तो वहां पे लाइट एज अ पार्टिकल बिहेव करता है। और लाइट अगर वेव की तरह देखना चाहेंगे तो वेव की तरह भी देख सकते हैं। वो कहाँ पे देखते हैं हम लोग? वेव ऑप्टिक्स में, जहाँ पे पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ये सब देखेंगे। तो वेव ऑप्टिक्स वाला टॉपिक बाकी है अभी, वहां पे वेव कैसे होता है वो देखेंगे हम लोग। तो पहला चीज तो ध्यान रखना है कि जो लाइट होता है वो बिहेव्स करता है एज ए पार्टिकल एज वेल एज वेव। दिस रेफर्स टू डुअलिटी या फिर डुअल नेचर ऑफ लाइट। अब ये हर एक चीज में एग्जिस्ट करता है, इनफैक्ट ह्यूमन बीइंग्स में भी डुअल नेचर एग्जिस्ट करता है। उसी तरीके से हर एक मैटर में दो चीज होता है, एक पार्टिकल होता है और एक वेव होता है। कोई भी मैटर दुनिया का हो उसमें दो चीज ऑलवेज एग्जिस्ट करता है, एक तो वेव और दूसरा पार्टिकल। इस चीज को ध्यान रखना है कि वही मैटर पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है और वही मैटर वेव के तरह भी बिहेव कर सकता है। तो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स सपोर्ट ड्यूअलिटी, ठीक है। उनके पास दो बिहेवियर होते हैं, एक वेव का बिहेवियर होता है और एक पार्टिकल का बिहेवियर होता है। तो पार्टिकल वाला बिहेवियर हम लोग तुरंत देख पाते हैं, लेकिन वेव वाला बिहेवियर हम लोग नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि जो हमारा साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में वेवलेंथ वेरी स्मॉल आता है, ठीक है। तो उस वेवलेंथ को हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते हैं। हम क्या मतलब कोई भी डिवाइस ही ऑब्जर्व नहीं कर पाता, लेकिन होता जरूर है। मतलब इसमें तुम्हें एक वर्ड को ध्यान से समझना है कि साइज के कंपैरिजन में अगर वेवलेंथ बहुत कम आएगा, साइज के कंपैरिजन में अगर वेवलेंथ बहुत कम होगा तो हम लोग वी कैन नॉट ऑब्जर्व वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल। उसी पार्टिकल का वेव नेचर को नहीं देख सकते हैं। कब? जब साइज के कंपैरिजन में वेवलेंथ वेरी स्मॉल। अब तुम बोलोगे कि वेवलेंथ ऐसे भी नैनोमीटर में होता है, एंगस्ट्रॉम में होता है, तो उन पार्टिकल का साइज भी वेरी स्मॉल होता है, ठीक है, इसलिए देख पाते हैं। तो क्या ध्यान रखना है कि साइज के कंपैरिजन में अगर वेवलेंथ वेरी स्मॉल हो तो फिर उस ऑब्जेक्ट का हम वेव नेचर नहीं देख सकते। जिस तरीके से इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ। एग्जांपल ले लो अर्थ का, ठीक है। किसका एग्जांपल? अर्थ का। जब अर्थ को अगर हम एक सिस्टम मान के उसके मास के अकॉर्डिंग वेवलेंथ निकालते हैं तो वेरी स्मॉल वेवलेंथ निकलता है। तो अर्थ का साइज बहुत ज्यादा है और उसके कंपैरिजन में जो हमारा वेवलेंथ होता है वो वेरी स्मॉल होता है। तो इसके कारण से अर्थ का वेव नेचर नहीं देख पाते। इनफैक्ट हम ह्यूमन बॉडी का भी वेव नेचर हम नहीं देख पाते, क्योंकि हमारे साइज के कंपैरिजन में वेवलेंथ बहुत स्मॉल निकल के आता है। फिर उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और वेव नेचर ऑब्जर्वेबल नहीं होता है। तो ये छोटा सा ज्ञान का बात है, इसको ध्यान रखना कि कोई भी पार्टिकल, जैसे हम लाइट का बात करें तो लाइट बिहेव्स एज ए पार्टिकल as well as wave. This refers to duality या dual nature of light. ये लाइट का dual nature को रेफर कर रहा है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, जैसे हम वेव नेचर को कहाँ देख पाते हैं? इन डिफ्रैक्शन। अब ये सारा नाम क्या है, ये हम लोग जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इन डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, देखो इसमें लिखना है इन डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन। इनफैक्ट इनमें से कुछ टॉपिक तो सिलेबस से रिमूव भी कर दिया गया, तो हम लोग ध्यान रखेंगे बस कि डिफ्रैक्शन में, इंटरफेरेंस में, पोलराइजेशन में द वेव नेचर ऑफ लाइट, इज ऑब्जर्व्ड। वेव नेचर कहां पे देखने को मिलता है? डिफ्रैक्शन में, इंटरफेरेंस में और पोलराइजेशन में। ये एग्जांपल याद रखना है। तीसरा पॉइंट इसका लिखना है कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
दूसरा एक और नाम याद रखना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबको समझ में आ रहा होगा। मेटल सरफेस पे जब फोटोन इंसिडेंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल है क्रॉम्पटन इफेक्ट। क्रॉम्पटन इफेक्ट अब ये हम लोग के सिलेबस में नहीं है, बस एग्जांपल याद रखना है। जैसा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वैसा ही कुछ अलग होता है क्रॉम्पटन इफेक्ट। इन दोनों में द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज ऑब्जर्व। ये पॉइंट याद रखना है। तो इसको ध्यान से रखना है कि जो लाइट होता है उसके पास डुअल नेचर होता है, पार्टिकल वाला भी नेचर होता है और वेव वाला भी। जहां पे वेव होता है वहां पे हम क्या क्या देख सकते हैं, मतलब वेव नेचर कहां पे देख सकते हैं, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन में। और पार्टिकल नेचर कहां पे देखते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्रॉम्पटन इफेक्ट में। और इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए ये वाला जो पॉइंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, इसमें जो साइंटिस्ट का नाम आता है वो कौन है, आइंस्टीन। आइंस्टाइन बताया था, TIE, ठीक है। तो आइंस्टीन, ये सारा पॉइंट है लिखना है बस। आइंस्टीन इमेजिन लाइट एज अ पार्टिकल। लाइट को किसकी तरह इमेजिन किया था इन्होंने, पार्टिकल को, जिसको इन्होंने फोटोन का नाम दिया था। फोटोन्स या फिर फोटोन, एक होगा तो फोटोन, बहुत सारे होंगे तो फोटोन्स। आइंस्टीन इमेजिन लाइट एज अ पार्टिकल एंड named them as photons। उसको हम क्या बोलते हैं, photons बोलते हैं। ये ध्यान रखना है। तभी तो हम बोलते हैं when a photon of wavelength something incident on a surface electrons are ejected। वो क्यों, क्योंकि लाइट रे जो इंसिडेंट होते हैं, उस लाइट रे को अगर हम पार्टिकल की तरह इमेजिन करें, तो उस लाइट रे को पार्टिकल की तरह जब इमेजिन करेंगे तो उसका नाम क्या मानते हैं, फोटोन्स। ये किसने बताया था, आइंस्टीन ने बताया था। तो इतने पॉइंट को लिख लो। और फोटोन के पास क्या होता है देखो, फोटोन्स आर चार्जलेस। कैसे होते हैं ये, चार्जलेस एंड मासलेस। मतलब क्या है, फोटोन के पास चार्ज भी नहीं होता है और मास भी नहीं होता है। इस चीज को याद रखना है। अच्छा, ये मासलेस कहने का मतलब क्या होता है, ये मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। ठीक है, ये मासलेस वर्ड का मतलब ये, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। तो देखो क्या क्या याद रखना है। पहला चीज तो लाइट बिहेव्स एज ए पार्टिकल एज वेल एज वेव। पहला चीज तो हम ये ध्यान रखेंगे कि लाइट को पार्टिकल की तरह भी बिहेव करा सकते हैं और लाइट को वेव की तरह भी बिहेव करा सकते हैं। जहां पे जिसका जरूरत होगा वहां पे उसको उस ढंग से समझ सकते हैं। यही होता है डुअल नेचर ऑफ लाइट। उसका पहला है, चाहे डिफ्रैक्शन हो या इंटरफेरेंस हो या पोलराइजेशन हो, वो सारे किस में आते हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट इज ऑब्जर्व। ये हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। सेकंड है इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हम लोगों ने पढ़ रखा है। क्रॉम्पटन इफेक्ट, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज ऑब्जर्व। पार्टिकल नेचर कहने का मतलब क्या है, आइंस्टीन ने बताया था कि लाइट को अगर हम पार्टिकल की तरह कंसीडर कर लें तो उसका हम नाम देते हैं फोटोन। अब ये फोटोन होता क्या है, फोटोन्स आर चार्जलेस एंड मासलेस। मासलेस कहने का मतलब उसका रेस्ट मास 0। अभी तुम लोग को रेस्ट मास क्या होता है ये समझ में नहीं आ रहा होगा, इसके लिए मैं एक इक्वेशन लिखूंगा, उससे समझ में आ जाएगा। ये लिख लियो, ऊपर से लिख लियो सभी कोई। देखो, ये तुम लोगों ने कहीं कहीं सुना होगा, रिलेटिव मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रिलेटिव मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट या रेस्ट मास के कारण से। मतलब कि जब किसी भी पार्टिकल को बहुत ज्यादा वेलोसिटी देते हैं ना, तो उसका मास चेंज हो सकता है। ये तुम लोग को मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी शायद बताया होगा कि उसको हम किस तरीके से लिखते हैं। देखो, ये इक्वेशन शायद याद होगा तुम लोग को, m इज इक्वल टू m नॉट
1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पे एम नॉट होता है पार्टिकल का रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल, ठीक है। और अगर हम पार्टिकल को या ऑब्जेक्ट को स्पीड ऑफ लाइट के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी दे दें, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में वेलोसिटी दे देंगे, तो उस पार्टिकल का मास चेंज हो जाएगा, इनफैक्ट मास बढ़ जाएगा। ये चीज को ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी पार्टिकल को स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा वेलोसिटी नहीं दे सकते। किसी भी पार्टिकल को स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा वेलोसिटी नहीं दे सकते। अगर ऐसा देंगे तो मास उसका कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ जाएगा जो एग्जिस्ट नहीं करता है फिजिक्स में, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मूला बहुत मतलब कि हेल्पफुल है हमारे लिए। ऐसा इसका न्यूमेरिकल तो नहीं आता है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जहाँ पे m नॉट क्या होता है, रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं v को v इज इक्वल टू मान लो c बाई टू, क्या बोल रहा हूँ, v इज इक्वल टू c बाई टू। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, c क्या है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट, लिख सकते हो v इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ v इज इक्वल टू c बाई टू, अगर मैं v को c बाई टू लिखूंगा ना तो m इज इक्वल टू हो जाएगा m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर, मतलब c स्क्वायर बाई 4 हो गया, और नीचे तो c स्क्वायर है, v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर से, तो ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा, m नॉट 1 माइनस 1 बाई 4, कितना हो जाएगा देखो, 4 माइनस 1 3 बाई 4, रूट खुलेगा, रूट 4 हो जाएगा 2, तो 2 m नॉट बाई रूट 3, 2 m नॉट बाई रूट 3। अब रूट 3 का वैल्यू 1.732 होता है और ये 2 है, डिवाइड दोगे तो 1 से ज्यादा आएगा, मतलब पार्टिकल का मास चेंज हो जाएगा। और चेंज होने से क्या हो जाएगा, उसका मास इंक्रीज हो रहा है। लेकिन कब होता है, जब पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में देना होगा। अगर हम बहुत छोटा देंगे तब तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, वी स्क्वायर और छोटा होगा, सी स्क्वायर और ज्यादा होगा। इसलिए तो व्हेनेवर वी गिव, या फिर कभी भी ऐसा हो कि किसी भी पार्टिकल का स्पीड या वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में आ जाए, मतलब नेग्लिजिबल नहीं, कंपेयर कर सकते हो, तो वहां पे उस पार्टिकल का मास इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और वो मैं यहाँ से जस्टिफाई किया हूँ एक एग्जांपल से, कि अगर मैं b को c बाई टू मान लूँ तो क्या हो जाता है, देखो 4 माइनस, ठीक है, 2 m नॉट बाई रूट 3। m नॉट ध्यान रखना रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल, और ये बाद का मास है। जब पार्टिकल को इतना ज्यादा स्पीड दे दोगे तो उसका मास इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होके कितना आएगा, m इज इक्वल टू 2 m नॉट बाई रूट 3, अगर v c बाई टू के इक्वल है तो इसको नोट कर सकते हैं। नोट कर लिए सभी कोई, अब देखो अभी थोड़ा सा फोटोन के रिलेटेड ही बात करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग वेव नेचर पे आएंगे, क्योंकि हम लोग फोटोन के बारे में बहुत कुछ पढ़ भी लिए हैं और ये सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो भी है बहुत छोटा चैप्टर होता है, इनफैक्ट कल तक ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, पूरा चैप्टर इनकम्प्लीट हो जाएगा। देखो फोटोन के पास रेस्ट मास नहीं होता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रेस्ट मास नहीं होता है, लेकिन उस फोटोन का स्पीड होता है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल, तो उसका रिलेटिव मास होता है कुछ, और वो कितना होता है, फोटोन हैज रिलेटिव मास, रिलेटिव मास कैसे निकलता है ये, तो फोटोन का मास कैसे निकलता है, E अपॉन सी स्क्वायर से। तुमने सुना होगा इक्वेशन E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, तो m इज द मास ऑफ फोटोन इज गिवन बाय एनर्जी ऑफ फोटोन अपॉन c स्क्वायर। इस चीज को याद रखना है। यहां से लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर,
where E is kinetic energy of photons. ये लिख लेना। अब देखो ये फोटोन का रिलेटिव मास का बात हो गया, इसका यूज नहीं पड़ता है ज्यादा, E is equals to mc स्क्वायर याद रखेंगे। मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन, कोई बताएगा मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो P इज इक्वल टू, मैं लिखना चाहूंगा मास ऑफ फोटोन, किसका बात कर रहे हैं? फोटोन का। तो फोटोन का मास और वेलोसिटी भी किसका होगा? फोटोन का। तो फोटोन क्या है? एक तरह से लाइट है, लाइट का वेलोसिटी कितना होता है? c के इक्वल। तो ये याद रख सकते हैं। अब देखो ध्यान से, m का वैल्यू कितना होता है? E अपॉन सी स्क्वायर, और इसको c से मल्टीप्लाई करेंगे तो p कितना आ जाएगा? E बाई सी। तो ये याद रखें कि मोमेंटम ऑफ अ फोटोन, कंफ्यूज नहीं होना, p का मतलब मोमेंटम है। यहाँ पे यही दिक्कत है इस चैप्टर में, हर एक पी ई सब मिक्स है। तो तुम याद रखना कौन से टॉपिक में क्या यूज होगा। ई का मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन है, टी का मतलब मोमेंटम है, टी इज व्हाट? मोमेंटम। एम का मतलब मास ऑफ फोटोन, सी इज द वेलोसिटी ऑफ फोटोन। वी नो वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस चीज को याद रखना। m का वैल्यू हम लिख सकते हैं E अपॉन सी स्क्वायर, या फिर E अपॉन एम सी स्क्वायर से m का वैल्यू निकालना, E अपॉन सी स्क्वायर होगा और c से मल्टीप्लाई कर दो। तो मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इज गिवन बाय P इज इक्वल्स टू E अपॉन c। इस फॉर्मूले को याद रखना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे साइंटिस्ट आते हैं, प्लैंक्स। कौन आता है? प्लैंक, जिसका प्लैंक्स कांस्टेंट है। प्लैंक्स फॉर्मूला लिख सकते हो, प्लैंक्स फॉर्मूला किसके लिए? प्लैंक्स फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन के एनर्जी को प्लैंक्स ने समझाया। पहले तो आइंस्टीन का कहानी चल रहा था कि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, उसके कारण से मोमेंटम भी निकाल लिए, और एनर्जी m इंटू सी स्क्वायर। m इज द मास ऑफ फोटोन, c इज द स्पीड ऑफ लाइट। ये तो समझ में आ गया। उसके बाद आए थे प्लैंक्स। प्लैंक्स ने ही बताया था कि किसी भी फोटोन का एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f होता है। f मतलब फ्रीक्वेंसी, और यहां से अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू h इंटू f। E इज इक्वल टू h इंटू f। ये ध्यान रखना है कि हम किसी भी फोटोन का एनर्जी किस फॉर्म में लिख सकते हैं? E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, वहां से E इज इक्वल टू क्या आ जाता है? hf। h का मतलब क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। f का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है। यहां से देखो एक और फॉर्मूला आ जाता है, E इज इक्वल टू h। f का मतलब समझाया था ना, एनर्जी कैसे लिखते हैं अभी तक? E इज इक्वल टू hc वैल्यू में। तो ये ध्यान रखेंगे, ये प्लैंक्स के कारण से, तो इसको नोट कर लो। अब देखो नेक्स्ट में, बिल्कुल जैसे जैसे फॉर्मूला लिखवा रहा हो वैसे वैसे तुम लोग को याद होना चाहिए। जब रिवीजन करने बैठो तो जैसे फोटोन है तो दिमाग में आ जाना चाहिए E इज इक्वल टू mc स्क्वायर होता है, मोमेंटम P इज इक्वल टू E बाई सी। और ये सब किसके लिए चल रहा है ये भी ध्यान रखना है, ये सब चल रहा है फोटोन के लिए। अभी मैटर वेव्स के लिए अलग से आएगा, अभी जो भी हम बात कर रहे हैं वो किसके लिए बात कर रहे हैं? फोटोन के लिए। इसको नोट कर लिए होगे सभी कोई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर हम बात करें वेवलेंथ ऑफ फोटोन, वेवलेंथ ऑफ फोटोन, फोटोन का वेवलेंथ कैसे निकाल सकते हैं? वेवलेंथ ऑफ फोटोन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, ये भी लिख लो। मोमेंटम के टर्म में बताना है तो कैसे बता सकते हैं? देखो वेवलेंथ मतलब लैम्डा किसके इक्वल होगा? E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, तो लैम्डा किसके इक्वल होगा? hc बाय e। अब तुम लोग बताओ hc, e को जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? m इंटू सी स्क्वायर लिख सकता हूँ। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है? mc स्क्वायर के इक्वल होता है। तो लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू c से c कैंसल आउट, h अपॉन mc। m इंटू c क्या होता है? m इज द मास ऑफ फोटोन, c इज द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ फोटोन, जो किसके इक्वल होता है?
m इंटू v क्या होता है मोमेंटम, तो लेमडा इज इक्वल्स टू h अपॉन p। जितना फॉर्मूला मैं लिखवा रहा हूँ सारा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसमें एक भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं। कब क्या पूछेगा, क्या दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मोमेंटम दिया गया है, वेवलेंथ निकालना है तो ये यूज कर लो, अगर एनर्जी दिया गया है, वेवलेंथ निकालना है तो ये यूज कर लो, दोनों यूज कर सकते हैं। ये वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी है, ये वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये छोटा छोटा बात याद रखना है। अब देखो ग्राफ प्लॉटिंग, रिलेटेड टू फोटोन्स से रिलेटेड ग्राफ प्लॉटिंग। पहला ग्राफ बोल रहा है मास ऑफ फोटोन और एनर्जी ऑफ फोटोन बताने के लिए, मास ऑफ फोटोन और एनर्जी ऑफ फोटोन। तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, फोटोन का बात हो रहा है, अंडरलाइन कर लेना रेड पेन से। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसके लिए बात कर रहे हैं, फोटोन के लिए बात कर रहे हैं। तो फोटोन का एनर्जी किस तरीके से लिखा जाता है, एक तो एच बाई लेमडा से लिखते हैं, तो यहाँ पे मास है और एनर्जी है, तो ई का फॉर्मूला mc²। अगर वेवलेंथ से रिलेटेड बात करना होता है तो E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा यूज करते हैं, लेकिन वेवलेंथ से रिलेटेड बात नहीं कर रहा है, बोला है एनर्जी और मास के बीच में ग्राफ बताने के लिए फोटोन के लिए। तो फोटोन के लिए देखो स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होता है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ग्राफ ऐसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। नेक्स्ट ग्राफ है एनर्जी ऑफ फोटोन और मोमेंटम ऑफ फोटोन, सब कुछ फोटोन के लिए बात हो रही है। अब देख लो एनर्जी ऑफ फोटोन और मोमेंटम ऑफ फोटोन, ये कहां पे बताया हूं देखो, तो P इज इक्वल्स टू फॉर्मूला आया होगा, देखो कॉपी में P इज इक्वल्स टू फॉर्मूला E बाई सी आया, P इज इक्वल्स टू E बाई सी, ऐसा आया है कि नहीं देखो कहां पे आया होगा, जब हम लोग मोमेंटम को लिखते हैं मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट mc और m का वैल्यू E अपॉन सी स्क्वायर रखते थे। देखो ये कहां पे आया, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट, m की जगह E अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी, तो कितना आ जाता है E बाई सी। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ फिर से कहां से गुजरेगा, ओरिजिन से गुजरेगा, स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको नोट कर लो दो ग्राफ को। थर्ड ग्राफ देखो, इसी में थर्ड ग्राफ लिखना, किसका बात चल रहा है, सारा फोटोन का। ठीक है, वहां पे क्वेश्चन में ध्यान से देखना, फोटोन होगा तभी ये सारा फॉर्मूला वैलिड है, अगर फोटोन नहीं होगा तो सारा फॉर्मूला वैलिड ही नहीं। लेमडा और पी, कोई बताओ इसका ग्राफ कैसा होगा। और नेक्स्ट है लेमडा और ई, ई इज एनर्जी और ये है लेमडा। लेमडा एनर्जी का ग्राफ बताओ और लेमडा और मोमेंटम का ग्राफ बताओ। बोलो लेमडा और मोमेंटम का ग्राफ कैसा आएगा, वेवलेंथ और मोमेंटम में रिलेशन देखो कैसा है, और यहां से बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली में क्या होगा ऐसा कुछ, लेमडा और एनर्जी में देखो कैसा है इनवर्सली, तो ग्राफ कैसा होगा ऐसा कुछ। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन ये सिंपल इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं बता रहा हूँ या फिर यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो एग्जाम में आएगा तुम सोच ही नहीं पाओगे कैसे हो रहा है, क्योंकि वहां पे एग्जैक्ट फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए ग्राफ का प्रैक्टिस करना होगा, तो वो रिलेटेड जितने भी ग्राफ आ सकते थे वो सारा मैं बता दिया, तो इसको नोट कर लो। और ये ध्यान रखना अभी जो हम टॉपिक का बात किए हैं ये टॉपिक फोटोन से रिलेटेड है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी हम ग्राफ बना रहे हैं वो फोटोन से रिलेटेड है। फोटोन होता क्या है, तो फोटोन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है जो चार्जलेस होता है और उसका रेस्ट मास 0 होता है, लेकिन जब उसको बहुत ज्यादा स्पीड रहता है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में आता है, तो उसका मास हम लोग लिखते हैं E अपॉन सी स्क्वायर से, और उससे रिलेटेड 3-4 फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखना होगा।
इनफैक्ट ये जो फॉर्मूला है ये सब हम बार बार यूज भी किए हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो हमें याद रहना चाहिए। ये सारा नोट कर लिए होगे सभी कोई। राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक, डी ब्रोगली मैटर वेव्स। अभी तक हम फोटोन से रिलेटेड बात किए, अब हम लोग ऑब्जेक्ट से रिलेटेड बात करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेवलेंथ वगैरह का बात करेंगे। तो लिखो नेक्स्ट टॉपिक, डी ब्रोगलीज मैटर वेव्स। डी ब्रोगली साइंटिस्ट का नाम था। उन्होंने एक लाइन बोला था जो ये है, अकॉर्डिंग टू डीवीजी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं डी ब्रोगली के लिए, ठीक है। डीवीजी लिखो, डीवी लिखो, पूरा लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, एग्जाम में पूरा लिखना। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली all the moving objects having rest mass, अब ऐसा कोई पार्टिकल ही नहीं है जिसके पास मास नहीं होगा। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास भी मास होता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली all the moving objects having rest mass possesses both wave nature as well as particle nature। वेव नेचर भी रखते हैं अपने पास और पार्टिकल नेचर भी रखते हैं। फिर से समझ लो, अभी मैं बताया भी था कि किसी भी पार्टिकल के पास या किसी भी मैटर के पास अगर मोशन हो रहा होगा, ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट्स, वर्ड को समझो अच्छे से, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा और उसके पास अगर रेस्ट मास है तो उसका वेव नेचर भी पॉसिबल है और पार्टिकल नेचर भी पॉसिबल है। अगर कोई पार्टिकल के पास रेस्ट मास है, अगर कोई मैटर के पास रेस्ट मास है और वो मूव कर रहा होगा तो उसके पास दोनों नेचर होगा, वेव नेचर भी होगा और पार्टिकल नेचर। मतलब वो वेव के तरह भी बिहेव कर सकता है और पार्टिकल के तरह भी बिहेव कर सकता है। तो इस पॉइंट को याद रखना है। अब डी ब्रोगली ने इस वेव का, डी ब्रोगली नेम्ड द वेव्स generated by moving objects, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं इसके कारण से जो वेव्स आता है उसका नाम दिया था waves generated by moving objects having rest mass as matter waves। उसी का नाम इन्होंने क्या रख दिया, मैटर वेव्स। तो ये चीज को ध्यान रखना है कि डी ब्रोगली ने ऐसा वेव्स जो कि किससे जनरेट हुआ है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स, और वैसे मूविंग ऑब्जेक्ट जिसके पास रेस्ट मास है। इस लाइन को मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि यहीं पे फोटोन इनसे अलग है, फोटोन इनसे इसी कारण से अलग है। फोटोन कहने का मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट तो है, मूविंग तो होता है वो पार्टिकल, बट उसके पास रेस्ट मास नहीं होता है। तो फोटोन अलग है और बाकी जितने भी हैं वो अलग। डी ब्रोगली ने ऐसा बताया था, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जिसके पास रेस्ट मास होगा उसके पास वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। अब उसने बताया, डी ब्रोगली ने, ऐसे वेव्स जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट और रेस्ट मास हो जिनके पास, उससे जो निकलते हैं या उससे जो वेव्स जनरेट होते हैं उस वेव्स का नाम उन्होंने क्या रखा था, मैटर वेव्स। तो इसका याद रखना है। अब हम लोग को पढ़ना है डी ब्रोगली का मैटर वेव्स के बारे में। तो ये जो वेव है, अब समझो अगर कोई भी वेव होगा तो उसके पास वेवलेंथ होगा। तो उस वेव का वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स इज गिवन बाय, मैटर वेव जो होता है उसका वेवलेंथ किस फॉर्मूले से दिया जाता है, तो ये ध्यान रखना, इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p। लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p। अब ध्यान से देखोगे तो फोटोन में भी यही आया था।
फोटोन के लिए भी यही आया था और डी ब्रोगली ने बताया था उसके लिए भी यही आया था। तो कोई भी मैटर वेव हो उसका जो वेवलेंथ निकलता है उसका फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी होता है, जहां पे पी क्या होता है मोमेंटम और एच क्या होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये लिख लेना, लैम्डा क्या है यहाँ पे वेवलेंथ है, एच क्या है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, और जो पी है वो क्या है यहाँ पे पी इज मोमेंटम, पी इज मोमेंटम ऑफ मैटर वेव्स, मोमेंटम ऑफ मैटर वेव्स। ये चीज को ध्यान रखना है, इसको नोट कर लो। लेकिन अब ध्यान दो, फोटोन का लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता था, लेकिन फोटोन के केस में पी किसके इक्वल होता था, एमसी के इक्वल होता था, क्योंकि फोटोन किस स्पीड से घूमते रहता था, स्पीड ऑफ लाइट से। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो वो स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ी घूमेगा, वो तो किसी न किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम जो निकलेगा मैटर वेव्स का वो नीचे लिख लेना तुम लोग, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होगा। एम वी मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसका वेवलेंथ निकाल रहे हैं, और v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, m क्या है यहाँ पे m, ये ध्यान रखना m जो होता है यहाँ पे वो रेस्ट मास होता है, लेकिन ये जो v है ये क्या होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और m होता है रेस्ट मास। इसको लिख लो, और जितने भी बॉक्स में फॉर्मूला बनाया गया है ये सारा इंपॉर्टेंट है और ये याद रखना होगा। तो कोई भी मैटर वेव हो उसका वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी से निकाल सकते हैं, बट p इज व्हाट मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय मास इनटू वेलोसिटी, वेयर मास इज द रेस्ट मास और v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड दिस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट। इस चीज को ध्यान रखना, जब हम फोटोन का बात करते हैं तो वहां पे p mc के इक्वल होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू स्पीड ऑफ लाइट, बट यहाँ पे जो v होता है वो क्या होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है, स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में नहीं हो सकता है। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना है। तो लेमडा का फॉर्मूला h अपॉन पी या फिर h अपॉन एम वी, ये याद रखना सभी को। अब देखो एक पुराना टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं फिर से, जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, वो क्या है देखो, अगर हमें मोमेंटम पता है तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी ऑफ देखो नेक्स्ट में यहां पे जो हम लोग बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट having rest mass, ठीक है। अगर हमें मोमेंटम पता है तो हम काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम, ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एम वी क्या होता है मोमेंटम, तो ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर और नीचे एम, तो यहां से पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m के ई, तो p का फॉर्मूला क्या हो जाएगा रूट अंडर 2m काइनेटिक एनर्जी। अब ये क्लास 11th में भी तुम लोग पढ़े होंगे वर्क पावर वाले चैप्टर में, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो सेम बात है यहाँ पे, अगर किसी ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी को देखें तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, मास से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम, एम वी होता है मोमेंटम, तो p का स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई 2m के ई के इक्वल होगा, तो पी स्क्वायर 2m के ई, मतलब p किसके इक्वल होगा रूट अंडर 2m के ई के इक्वल होगा। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, तो देखो किसी भी मैटर वेव का जो वेवलेंथ हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू
therefore wavelength is given by wavelength किससे दिया जाता है, लेमडा से, इज इक्वल टू होता है h अपॉन p। ये तो हमने समझा था, लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन p होता है। अगर मैं p को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखूंगा तो h अपॉन रूट अंडर 2m काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन 2m के हो जाएगा। इसको नोट कर लो। जहां पे m क्या है, अभी भी रेस्ट मास है, m क्या है, रेस्ट मास है, और E क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ये ध्यान रखना। अब नोट करके जो मैं लिख पा रहा हूं इसको लिख लो। वेव नेचर ऑफ मैटर वेव्स, wave nature of matter waves, wave nature of matter waves can be observed only when their wavelength is comparable to their size और डायमेंशन। जो मैंने अर्थ वाला एग्जांपल बताया था उसी से रिलेटेड है। मान लो अर्थ को तो वेलोसिटी हर समय रहता है, अर्थ हर समय घूमते रहता है, उसके पास रेस्ट मास भी है। तो अगर मैं वेवलेंथ निकालूंगा तो वो वेवलेंथ अर्थ के साइज के रेस्पेक्ट में बहुत छोटे हो जाते हैं। तो हमें वेवलेंथ के कारण से जो मैटर वेव्स होता है वो ऑब्जर्व ही नहीं होता है। वेव नेचर ऑफ मैटर वेव्स कैन बी ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन their wavelength is comparable to their size या डायमेंशन। जब तक साइज या डायमेंशन के कंपैरिजन में अगर हमारा मैटर वेव्स का वो नहीं कंपेयर किया जा सकता है तब तक हम उसको बता नहीं सकते। तो होता तो सभी के पास है, लेकिन इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर वेवलेंथ साइज के कंपैरिजन में कुछ ना कुछ हो तभी हम वेव नेचर को ऑब्जर्व कर सकते। इसको नोट करके लिख लो, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।